बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अभी 4:15 बजे होने को है, नहीं 4 बजे होने को है और श्रीनगर के स्टूडियो से मैं मीर हिलाल हाजुरी आपकी खिदमत में हाजिर। और साल नौ यानी साल 2023 का पहला दिन अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक, और अभी भी मुल्क के अंदर, कौम के अंदर अभी भी जो लोग हैं वो जश्न में ही पाए जा रहे हैं, एक दूसरे को मुबारकबादी में ही पाए जा रहे हैं। साल 2022 तो हमसे रुखसत हो गया, 23 के इब्तिदाई मराहिल में हम हैं और इस दौरान मुल्क के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर साल 2022 की रुखसती पर और नए साल की आमद पर दौरान शब कहाँ कहाँ तकरीबात हुई पहुँचाएंगे आप तक, क्योंकि पूरे मुल्क अभी नए साल की खुशियों में ही है। लेकिन हम आपको खबर पुलवामा की देते हैं। आज नए साल की पहले ही दिन पर पुलवामा के अंदर नामालूम अफराद ने एक सीआरपीएफ एहलकार से उसकी सर्विस राइफल छीन ली है। यह दरअसल बिलो पुलवामा में नामालूम बंदूक बरदारों ने ड्यूटी पर मामूर एक सीआरपीएफ एहलकार से सर्विस राइफल छीन ली है। राइफल छीनने वाले अभी भी फरार हैं। पुलिस का कहना है कि यह मुश्तबा मिलिटेंट है। सीआरपीएफ एहलकार 183 बटालियन से ताल्लुक रखता था। वाक़े के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, जबकि मुश्तबा मिलिटेंटों की तलाश लगातार जारी है। सीआरपीएफ, पुलिस और फौज पूरे इलाके के अंदर मुतहरिक हो गई है। राइफल किसने छीन ली है उसका पता लगाने के लिए तमाम सतहों पर फोर्सेस की सभी एजेंसियां मुतहरिक हो चुकी है। आपको याद दिला दें कि साल नौ में यानी साल 2023 में पहली बार ये जो आज वाक़ा हुआ है, ये इस साल का राइफल स्नैचिंग का पहला वाक़ा है। हालांकि ये साल 2022 में भी इस तरह के वाक़ात हुए, लेकिन साल 2023 में इस तरह का पहला वाक़ा है। और इन विजुअल्स के जरिए आप देख सकते हैं ये पुलवामा के हैं। हमारे साथी जो आदिल है वो हमें अपडेट करेंगे कि इलाके के अंदर जब ये सूरत हाल हुई, जब ये वाक़ा पेश आया, तो उसके फौरन बाद क्या कुछ हुआ है। जनूबी कश्मीर के बेलो पुलवामा से इस वक्त की अहम अपडेट ये आ रही है कि जो कुछ नामालूम अफराद है उन्होंने एक सीआरपीएफ एहलकार की जो सर्विस राइफल है छीनने में कामयाब हुए हैं। और इस इंसिडेंट के बाद जो है जो मज़ीद सीआरपीएफ, पुलिस और आर्मी है उन्होंने पूरे इलाके का जो है कार्डन ऑफ किया है। और आप देख सकते हैं कि जो अभी तमाम जो गाड़ियां हैं उनकी चेकिंग की जा रही है, शिनाख्ती कार्ड जो है वो चेक किए जा रहे हैं और तलाशी जो है आसपास के जो यहाँ पे बगीचे हैं वहाँ पे भी जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि जो सीआरपीएफ एहलकार है इसका ताल्लुक जो है 183 बटालियन सीआरपीएफ से है और ये इस वक्त जो बेलो मार्केट में अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा था। और इसी वक्त जो कुछ जो नामालूम अफराद है वो आकर इसकी जो सर्विस राइफल वो छीनने में कामयाब हुए है। फिलहाल ऑपरेशन अभी जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है वो अभी जारी है और जो इस शख्स की तलाश वसी पैमाने पे की जा रही है। आदिल शहनाज, गुलिस्तान न्यूज़, बेलो पुलवामा। नए साल की आमद के साथ ही दौरान शब 12 बजे से ही अगर देखा जाए तो शहरी श्रीनगर के डलगेट यानी खासतौर पर SKIC हो या डल लेक इलाका हो, वहां पर जश्न का समा था। पहलगाम के अंदर भी जश्न का समा था और उसके साथ साथ गुलमर्ग के अंदर भी जश्न का समा था। धीरे धीरे हर जगह के जो विजुअल्स हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे। आप ये देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर कि जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत कम इस तरह की सेलिब्रेशन हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पर भी सेलिब्रेशन होती हैं नए साल की आमद पर। और साल 2019 के बाद पहला ऐसा बड़ा मौका है जब यहाँ मौसीकी का भी इंतज़ाम था और उसके साथ साथ फिल्मी गानों पर डांस करने का भी और उसके साथ साथ फिल्मी गाने का भी यहाँ पर मंजर देखा गया है। कई एक जगहों पर पटाखे भी सरके गए और इस तरह से नए साल की आमद पर लोगों के अंदर ये जश्न पाया जा रहा है। बहरहाल बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पिछले साल को अपनी उम्र में कमी से ताबीर करते हैं। उनका कहना है कि जो हर कोई गुजरता दिन होता है वो आपकी उम्र में कटता जाता है, लेकिन बाज ऐसे हैं कि जो नए सुबह की शुरुआत से पहले ही जश्न भी मनाते हैं और उसका खुशामदीद भी कहते हैं। और इस तरह के लोग हर जगह पर पाए जाते हैं। लेकिन जो दो तरह के लोग हैं, जो गुजरे दिन को अपने लिए नुकसान समझते हैं और दूसरा ये कि जो आने वाले दिन की खुशी में जश्न का समा में भी जुट जाते हैं। तो ये दो तरह के लोग हर जगह पर पाए जाते हैं। तो ये जो आप विजुअल्स देख रहे हैं ये कश्मीर के हैं, कश्मीर के SKICC के हैं, जहां पर दौरान शब या हम कहेंगे रात के 12 बजे से ही जब
साल 2023 के इब्तिदा में ही कदम हमने डाल दिया तो यहाँ ये जश्न का समा था। मौसीकीकार भी यहाँ पर आए हुए थे, सिंगर्स भी थे और जो मुल्की और गैर मुल्की सयाह वो भी यहाँ पर आए हुए थे और इस दिन को मनाने के लिए या नए साल की आमद की खुशियों को मनाते हुए यहाँ पर उन्होंने खूब मजे किए। दिल्ली। क्या नाम है मैम आपका? ज्योति। ज्योति जी पहली बार कश्मीर आए हैं? नहीं, दिस इज माई 5th विजिट। ओके, पहली बार आप न्यू ईयर यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं? हाँ, न्यू ईयर पहली बार कर रहे हैं। इनफैक्ट विंटर्स ही पहली बार कर रहे हैं। आई से सी इट इज लाइक द ब्यूटी हियर इज मोर, पीपल हैव मोर वार्मथ, दे हैव मोर लव इन देम एंड आई रियली एंजॉय हियर। व्हाई? बिकॉज इट्स सो ओपन, एयर इज सो क्लीन एंड I don't know, I love everything about Kashmir. दिल्ली में आप पोल्यूशन देखते होंगे लेकिन डल के हाँ। किनारे आप बैठे हैं, ताज़ा हवा ही And आपने- ताज़ा हवा है, कोई पोल्यूशन नहीं है, दिलों में सबके बहुत मोहब्बत है। आई एम नॉट सेइंग बिकॉज आई एम ऑन एयर एंड बिकॉज somebody has asked me to speak on Kashmir. I actually feel that Kashmir is beautiful. People are very nice. They're full of love and warmth. And I'm really saying this with all my heart. I'll just say that just be always, just be yourself always. Don't try to be other. सर मैंने तो बहुत कुछ खोया है लेकिन पाया बहुत है। देखते हैं, लेट्स सी कि 2023 हमारे लिए कैसा रहता है, लेकिन होप तो यही करते हैं कि 2023 बेस्ट हो। कैसे लगा जम्मू कश्मीर में? बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और होप सो कि हम नेक्स्ट ईयर भी आए और हर साल यहाँ पे आके सेलिब्रेट करें, क्योंकि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है अदर जो हमारी सिटीज़ है उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, सुकून है बहुत। मेन तो ज़िंदगी में हमको सुकून की ज़रूरत है और हमको यहाँ पे आके सही में। मेरा नाम भावना है। भावना, कहाँ से आप आई हैं? मैं न्यू दिल्ली से हूँ। न्यू दिल्ली से? कहाँ न्यू दिल्ली? ईस्ट ऑफ कैलाश, ओके। साउथ दिल्ली। पहली बार कश्मीर आया आप? हाँ जी, बहुत 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 अच्छा लग रहा है बिकॉज टिल द टाइम आई हैव नॉट बीन टू कश्मीर आई यूज्ड टू थिंक दैट इट्स ऑन द हिल्स, बट नाउ आई रियलाइज इट्स मोस्टली ऑन द प्लेन्स. It's not like, you know, spiral. And I've been to Pahalgam, so it was snowing there. So it was a beautiful experience. And I was so afraid coming to Kashmir because of the news and all the negative, like, you know, news. But over here I feel so secured. Like, you know, people are so warm, food is so... मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खूबसूरत महसूस हो रहा है क्योंकि हम इतनी खूबसूरत जगह है, हम काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं और व्हाट बेटर देन दिस 2022 को बाय कहने का बेहतर तरीका इससे ज़्यादा क्या हो सकता है. सो वी आर हैविंग फन एंड आई होप कि नया साल भी इतना फन और एंजॉयबल हो. मैं ये चाहती हूँ कि ऐसे इवेंट्स बार बार हो क्योंकि यंग टैलेंट और यंग लोगों को ये एंजॉय करने का मौका मिलता है. आई डोंट थिंक पहले ये कश्मीर में होता था. सो आई थिंक ऐसे इवेंट्स बार बार होने चाहिए जहाँ हम भी हो और जहाँ बाकियों का भी टैलेंट प्रमोट हो. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. तो राहुल गांधी ने भी नए साल की आमद पर ही मुबारकबाद दी है मुल्क के लोगों को और उन्होंने एक ट्वीट किया और उसमें कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने नए साल की विश पोस्ट की है और उम्मीद जाहिर की कि साल 2023 में हर गली, हर गांव, हर शहर में मोहब्बत की दुकान, एक ऐसी दुकान जो मोहब्बत बेचती है, वो यहां पर हो. उन्होंने पोस्ट में लिखा, सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक. आपको याद ही होगा कि राहुल गांधी आजकल यात्रा पर है, भारत जोड़ो यात्रा पर है, जिसमें उनका थीम है, जिसमें उनका स्लोगन है कि हम नफरत को मोहब्बत से मिटा देते हैं. और उनसे पूछा गया एक सवाल और उसके जवाब में उन्होंने कहा कि वो नफरत के बाजार में मोहब्बत बेच रहा है, मोहब्बत की दुकान जो है उसको एस्टैब्लिश कर रहा है. ये राहुल गांधी ने कहा. हालांकि राहुल गांधी ने जब ये ट्वीट किया उससे पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी है कल ही और उसमें कुछ अहम चीजें उन्होंने की है. उन्होंने कहा कि जो राहुल गांधी है उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए साल 2024 का इंतखाबी साल काफी मुश्किल तरीन रहेगा.
अगर अपोजिशन जमातें आपस में ताउन रखती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए इलेक्शन जीतना मुश्किल है, ये राहुल गांधी ने कहा। ये कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है। उन्होंने ये भी कहा कि अपोजिशन जमातों को चाहिए कि वो मौजूदा बीजेपी सरकार और उनके मंशूर को एक्सपोज करने के लिए मुतबादिल विजन फराहम करे। यानी उनका कहना है कि जो अभी नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मुल्क के अंदर खड़ा किया है उसका मुतबादिल खड़ा करना बहुत जरूरी है, तब जाकर साल 2024 ठीक अगले साल 23 के बाद अगले साल इस पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को जो कि मेजॉरिटी में है, उसको चुनौती दी जा सकती है। राहुल गांधी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मोदी सरकार को मुआवजे इल्जाम ठहराते हुए उन्होंने कहा कि वो फौज को सियासी तौर इस्तेमाल करके अपनी कोताहियों को छुपाते हुए फौज के पीछे छुप रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार फौज के पीछे छुप रही है, राहुल गांधी कहते हैं। उनका कहना था कि दो दुश्मन ममालिक का भारत के खिलाफ एकजुट होना भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये दो दुश्मन ममालिक से मुराद क्या है राहुल गांधी का? पाकिस्तान और चाइना। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की यह पॉलिसी रही है कि उन्होंने इन दो ममालिक को कभी भी भारत के खिलाफ एक होने नहीं दिया है। ये उन्होंने यूपीए 1 और यूपीए 2 का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यूपीए 2 तक हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी ऐसी चलाई कि हमने कभी भी पाकिस्तान और चाइना को भारत मुखालिफ एक नहीं होने दिया। लेकिन जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से अब ये एक फ्रंट पे आ गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि डोकलम और लद्दाख में चाइना की सरगर्मियां ये जाहिर करती है कि वो आइंदा कुछ बड़ा करने के ताक में है। और उन्होंने कहा कि ये वार्निंग है और वो प्रिपरेशन है जो चाइना अभी कर रहा है, ये दोनों मुल्कों का यानी पाकिस्तान और चाइना की प्रिपरेशन है इंडिया के खिलाफ, और एक्शन अभी बाकी है, ये राहुल गांधी कहते हैं। सेना को राजनीतिक फायदे के लिए यूज कर रहे हैं और उसका नुकसान हमारे जवानों को, उनके परिवारों को हो, तो ये मेरे लिए बिल्कुल मतलब सैक्रोसेंट है। मैं ये नहीं करना चाहता हूं। और हमारी सरकार ने जो चाइना का मामला है उसको कंप्लीटली मिसहैंडल कर दिया है, ठीक है। और मैं आपको मेरी थिंकिंग है, देखिए हमारी फॉरेन पॉलिसी का क्या लक्ष्य था और कांग्रेस पार्टी ने सक्सेसफुली क्या किया था कि चाइना को और पाकिस्तान को एक कभी नहीं होने देना है। यह सेंट्रल हमारा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। और यह काम हमने बहुत सक्सेसफुली किया। यूपीए 2 तक आज पाकिस्तान और चाइना एक हो गए, और यह कोई मामूली बात नहीं है, यह बहुत गहरी बात है, यह डेंजरस बात है, ठीक है। और ये क्यों हुए हैं? क्योंकि हमारी सरकार ने मिसहैंडल किया है। हमारी सरकार ने फॉरेन पॉलिसी को मिसहैंडल कर दिया है और जो ब्रॉड स्ट्रक्चर है फॉरेन पॉलिसी का उसको वो समझे नहीं, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि ये दो एक हो गए हैं, अब रिस्क है और कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ करेंगे। और पहला कदम इन्होंने डोकलाम में लिया और दूसरा कदम इन्होंने लद्दाख में लिया। मेरे लिए, मेरी व्यू पॉइंट से ये प्रिपरेशन है। अगर नहीं है तो बहुत अच्छा, मगर मुझे लग रहा है कि ये प्रिपरेशन कर रहे हैं। और मैं सरकार को कह रहा हूं कि इट इज नॉट इफ, इट इज व्हेन। मीनिंग अब आपको आई थिंक इफ द opposition stands effectively with a vision, what I am hearing from the ground and what I am seeing from the ground, it will become very difficult for the BJP to win the election. But the opposition has to coordinate properly, and the opposition has to go to the people of India with a vision, with an alternative vision to the BJP, not just go to the people of India. But there is huge undercurrent against the BJP. चलिए, जहां राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार फौज के पीछे छुप रही है और फौज को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है, और खासतौर पर चाइना को लेकर उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार यानी भारत की जो सरकार है उनकी पॉलिसी सही नहीं है, और यही वजह है कि पाकिस्तान और चाइना एक फ्रंट पे आ गई है भारत के खिलाफ। लेकिन इसी का जवाब तरुण चुग से पूछा गया, उनसे सवाल पूछा गया और उन्होंने उसका जवाब दिया।
और उसमें जब उनसे पूछा गया कि राहुल गांधी ने इस तरह कहा कि मुल्क की फौज को अपने सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और सही तरीके से चाइना को डील नहीं किया जा रहा है, तो उस पर तरुण चुग ने कहा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने कहा कि समझ में नहीं आ रहा कि राहुल गांधी क्यों बार बार चाइना की मार्केटिंग करता रहता है, क्यों वो बार बार चाइना का नैरेटिव उभारता है। आखिर चाइना के साथ राहुल गांधी का रिश्ता क्या है, ये तरुण चुग कहते हैं। रही बात, तरुण चुग ने कहा कि रही बात ताकत की, नरेंद्र मोदी की सरकार जानती है कि अपने शहरों की हिफाजत कैसे की जाती है। तरुण चुग क्या कुछ कहते हैं, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। राहुल गांधी जी देश की जनता जानना चाहती है कि घुमा फिराकर हर बार और बार बार आप चीन का नैरेटिव, चीन की मार्केटिंग, ये चाइना के साथ आपका संबंध क्या है, क्यों ये नैरेटिव भारत में आप गढ़ना चाहते हैं। रही बात कौन बहादुर है, कौन ताकतवर, ये पूरा विश्व जानता है कि 26/11 पर जब मुंबई पर हमला हुआ था तो अगले दिन क्रिकेट बंद करने वाले लोग, सेना के हाथ बांधने वाले लोग आज हमसे प्रश्न कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो अपने नागरिकों की रक्षा, सुरक्षा, सम्मान करना जानती है और दुश्मन को सर्जिकल स्ट्राइक से बालाकोट व उरी करके दिखाना भी जानती है। पाकिस्तान चाइना का नैरेटिव। तरुण चुग ने उस मीटा की जानिब से जो ट्वीट किया गया था, जिसमें नए साल की आमद पर एक ग्राफिक्स जिसमें हिंदुस्तान का नक्शा दिखा गया था और उसे समाजी अकाउंट ट्विटर पर जारी किया था और लोगों को मुबारकबाद दी थी, यानी नए साल की आमद पर मुबारकबाद थी। उसमें यानी उस नक्शे में जो व्हाट्सएप ने या मीटा ने अपने ट्विटर हैंडल पे अपलोड किया था, उस नक्शे में उस पाकिस्तान जेर इंतजाम कश्मीर और चाइना के कब्जे वाले हिस्से को भारत का हिस्सा नहीं दिखाया गया था, जिस पर वजीर ममलिकत बराई इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी ने जवाबी ट्वीट करते हुए व्हाट्सएप से कहा कि भारतीय नक्शे की गलती को फौरी तौर दुरुस्त किया जाए और सभी प्लेटफॉर्म्स से, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्होंने कहा कि जो भी भारत में प्लेटफॉर्म्स बिजनेस कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वो भारत का सही नक्शा हमेशा इस्तेमाल करें। और उसी को लेकर तरुण चुग ने भी अपना स्टेटमेंट किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। पग पग भूमि, कन कन भूमि, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुवाहाटी से लेकर अमृतसर तक, कच्छ तक भारत की है। हम उनकी सुरक्षा भी करना जानते हैं और उसके लिए खड़े रहना भी जानते हैं। इसकी जांच होनी चाहिए, जो भी दोषी है दोषी पर। इधर सोपोर के अंदर आज पीडीपी की जानिब से एक कन्वेंशन मुनक्कद हुआ और इस कन्वेंशन में पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर महबूब बेग यहां पर मौजूद थे और डॉक्टर महबूब बेग के साथ जो लोकल लीडर है या इंचार्ज है इरफान अली, जो कि पीडीपी के भी लीडर हैं, वो यहां पर मौजूद थे और इस मौके पर उन्होंने वर्करों से खिताब किया। हालांकि लोगों की एक खासी तादाद आज इस डाक बंगलों में पाए गए और उस पर डॉक्टर महबूब बेग ने जो यहाँ पर शुरका थे उनका शुक्रिया भी अदा किया और उन्होंने कहा कि जब उन्हें कहा गया कि सोपोर के अंदर आपने पार्टी मीटिंग से या पार्टी कन्वेंशन से, पार्टी इजलास से खिताब करना है, तो उन्हें बहुत खुशी हुई और यहाँ लोग देखकर भी उन्हें काफी खुशी है, ये डॉक्टर महबूब बेग ने कहा। लेकिन उनसे फिर बाद में सवालात भी पूछे गए और सवालात में उन्होंने कहा कि इलेक्शन पीडीपी के लिए तरजीह नहीं है और ना ही स्टेट का दर्जा पीडीपी के लिए कोई माने रखता है, ये डॉक्टर महबूब बेग कहते हैं। डॉक्टर महबूब बेग पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी है। उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए कोई डिमांड ही नहीं है, बल्कि इलेक्शन का नाम लेकर सिर्फ अवाम का ध्यान भटकाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन हमारी बुनियादी हक है और स्टेट के लिए मरकजी सरकार ने पहले ही ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट वादा किया है और ऐलान किया, तो इन दोनों चीजों के लिए फिर डिमांड क्यों रखनी है जब ये पहले ही एश्योर्ड है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए यानी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए और पीडीपी के लिए शनाख्त, अपनी पहचान 370
प्रायोरिटी होनी चाहिए? देखिए, इलेक्शंस आएंगे जाएंगे। इलेक्शन, जैसे महबूबा जी हमेशा कहती है, पीडीपी के लिए प्रायोरिटी नहीं है। न इलेक्शन प्रायोरिटी, ये हमारा ध्यान हटाने के लिए करते हैं। न इलेक्शन प्रायोरिटी है, डिमांड है, न स्टेटहुड डिमांड है। ये गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं और बीजेपी की प्रॉक्सीज इसको डिमांड बना रहे हैं। हमारे लिए ये डिमांड है ही नहीं। क्यों नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। इलेक्शंस हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी ओनस बीजेपी पे है जो बहुत बड़े लंबे दावे करती हैं। 2014 में यहाँ असेंबली इलेक्शन हुए, उसके बाद जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों के नसीब में ये भी नहीं है कि वो अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बनाएं और वो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स हुकूमत चलाएं। ये हमारी डिमांड नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, स्टेटहुड। अब मुझे बताइए, प्राइम मिनिस्टर का कमिटमेंट है, होम मिनिस्टर ने कमिटमेंट किया है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, जिसको ये टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं पार्लियामेंट में। अगर वो अपने वादे पूरे नहीं कर रहे हैं तो हम उनसे डिमांड क्यों करें? ये हमारी डिमांड नहीं है। ये पहली बार हुआ है कि एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। ये एक तजलील है और तजलील डिमांड नहीं। चलिए बात इफ्को की करते हैं। इफ्को की जानिब से आज कुटबल चाडोरा के अंदर जो खाद बनाने वाली कंपनी है उसमें इफ्को लिक्विड से मुतल्लिक एक बेदारी कैंप के तहत जमींदारों में मुफ्त कंबल भी तकसीम किए गए। कंपनी का कहना है कि वो हर साल इस तरह के कैंप मुनाकिद करती हैं और ख़ासतौर पर यह ज़मींदारों के लिए किया जाता है और इन कैंपों के ज़रिए ज़मींदारों को इफ्को कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके हवाले से जानकारी भी दी जाती है। इधर कुटबल चाडोरा में मुनाकिदा कैंप में लोगों की खासी तादाद ने शिरकत की। बेदारी कैंप में कंपनी के फील्ड ऑफिसर मोहम्मद आसिफ लोन और मेंबर सज्जाद अहमद वानी ने ज़मींदारों में जानकारी के साथ साथ मुफ्त कंबल भी तकसीम किए। यहाँ पर आज अवेयरनेस कैंप किया था इफ्को के माध्यम से। इफ्को हर साल गरीबों में स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैंकेट्स होता है इफ्को की तरफ से। तो हमने यहाँ पर एक बडगाम डिस्ट्रिक्ट में कुटबल थेरा में एक गांव है, वहाँ पर हमने ब्लैंकेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन की। हाँ, स्पेशली जो हमारा इफ्को का नया प्रोडक्ट जो अभी लॉन्च हुआ है 1.5 ईयर हुआ उसको, इफ्को नैनो यूरिया लिक्विड के बारे में हमने फार्मर्स को इन्फॉर्मेशन दी। ये प्रोडक्ट है क्या, जो हम बोरी वाला खाद इस्तेमाल करते थे उसमें और ये लिक्विड में क्या फ़र्क है और फार्मर क्यों जाएगा। जो हमने ऑन स्पॉट यहाँ पर फैमिलीज की डिस्ट्रीब्यूशन 100 प्लस जो हाउसेस है फार्मर्स है उनमें डिस्ट्रीब्यूशन हमने की। इफ्को हमेशा क्वालिटी फर्टिलाइज़र फार्मर को प्रोवाइड करती है। तो इस साल जो हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, इफ्को ने जो नया प्रोडक्ट लॉन्च किया इफ्को नैनो यूरिया, तो इसका यही फायदा रहेगा कि जो इल इफेक्ट से। बात करते हैं बारामूला की, क्योंकि आपको याद ही होगा कि सोपोर के अंदर हाल ही में लगभग 20 दिन पहले एक लड़की ने दरियाई जहलम में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली थी और ठीक उसी तरह आज एक बार फिर से दरियाई जहलम में जो बारामूला का खानपुरा ब्रिज है वहां से एक और लड़की ने कल ही जो है दरिया में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली है। मज़कूरा लड़की की लाश ढूंढने की कार्रवाई जारी है। एसडीआरएफ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद यहां पर उसकी तलाश जारी रखे हुए हैं। ताहम अभी तक भी उसकी लाश बरामद नहीं हो सकी है। आपको याद ही होगा कि सोपोर में भी लगभग 3 हफ्ता कबल एक लड़की ने खुदकुशी की थी, ताहम उसकी तलाश भी अभी जारी है। खानपुरा ब्रिज के हवाले से बात करें, जहां पे इन 20-25 दिनों में दूसरा सानिया पेश आया, क्योंकि पहले सोपोर में एक इंसिडेंट पेश आया। आज देखा जाए यहाँ पे बारामूला के इस ब्रिज पे कल एक लड़की ने जो है खुदकुशी की, उसने अपनी जान दे दी। हालांकि इस दरियाई जहलम में जो है उसने छलांग लगाई। हालांकि उसकी लाश जो है इस वक्त तक बरामद नहीं की गई, बल्कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कल से लगातार जारी है। देखा जाए यहाँ पे कई मुकामी लोगों का ये कहना है कि कल दिन में भी चलाया गया ये रेस्क्यू ऑपरेशन और आज सुबह लाइट आने के बाद फिर से चलाया गया। यहाँ पे एसडीआरएफ की टीम यहाँ पे मौजूद है, चाहे हम जम्मू कश्मीर पुलिस
या मुकामी लोगों की बात करें, वो यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं और इस वक्त तक इसकी लाश जो है बरामद नहीं की गई। एन शाहिदीन के एन मुताबिक जो ये लड़की है ये मुकामी है और देखा जाए कल इस ब्रिज के ऊपर इसने जो छलांग लगाई दरियाई जहन्नम में, इसकी मौत वाक़ा हुई है। फिलहाल जो है रेस्क्यू ऑपरेशन SDRF मुकामी लोगों की तरफ से लगातार जारी है। तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी को आज का स्पेशल रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह। ये